नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। लेकिन एक सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में यहाँ पे चर्चा क्यों करेंगे। तो पहली बात ये है कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, और इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम ये बताए थे कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए जो ज़रूरत होता है वो मतलब कैबिनेट की लिख देती, यानी कैबिनेट अगर रिकमेंड करती है, लिख करके देती है, तभी वो यानी इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है, नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ता है, तभी जाके वो यानी इमरजेंसी आगे कंटिन्यू करती है। तो हम ये भी बताए थे कि जो इमरजेंसी वहाँ बार बार जैसे हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी, लगाने के लिए यानी स्पेशल मेजॉरिटी की नीड होती है। तो ये मेजॉरिटी होती क्या है, इसीलिए आज हम इसको चर्चा करेंगे। हालांकि वो वीडियो का पार्ट 3 हम आगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले ये बताएंगे कि मेजॉरिटी होती क्या। मेजॉरिटी को समझने के लिए सिंपल भाषा हम ये कहें कि अगर क्लास में एक मॉनिटर चुना जाना है, क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, तो मॉनिटर कैसे चुना जाएगा। क्लास टीचर नॉर्मली क्या कहता है कि भाई 2 बच्चे खड़े हुए मॉनिटर के लिए, तो जिसको ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया वो मॉनिटर बन जाएगा। अगर 50 बच्चे हैं, 50 ने वोट किया, तो जिन्हें 26 बच्चों ने पसंद करेगा वो मॉनिटर बन जाएगा। सिंपल रूल तो वो सबको समझ में आता है। लेकिन पार्लियामेंट जब फंक्शन करती है तो उसमें कई प्रकार की मेजॉरिटी हो जाती है, यानी जरूरत पड़ती है। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी। नॉर्मली आए दिन क्वेश्चन में डिस्कस होता है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हालांकि इस मेजॉरिटी की डिस्कशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, लेकिन इसका प्रोविजन कैसे वो भी समझाएंगे। और स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी को हम लोग 4 कैटेगरी में देखेंगे, 1, 2, 3, 4। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के कई सारे नाम बोले जाते हैं सॉरी। सिंपल मेजॉरिटी को क्या क्या बोलते हैं, सिंपल मेजॉरिटी को हम लोग बोलते हैं, अच्छा सिंपल से ही पता चलता है कि बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी है। जितने लोग गए हैं हाउस में उसमें से वोट कर देंगे, यानी इसका मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो क्या होता है हम बताते हैं इसका मतलब। सिंपल मेजॉरिटी का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। इसको हम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी भी कहते हैं। ऑर्डिनरी के अलावा इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं, इसको फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोलते हैं, या वर्किंग मेजॉरिटी। ये इस नाम से जाना जाता है सिंपल मेजॉरिटी। फिर सवाल आता है कि इसका नाम के अकॉर्डिंग है। सिंपल मेजॉरिटी इसलिए कि हाउस में जितने लोग मेंबर गए हैं, टोटल स्ट्रेंथ से मतलब नहीं, जितने लोग गए हैं उसमें से जितने लोग वोट करेंगे वो जो मेजॉरिटी बनेगा वो सिंपल मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस में अगर 200 लोग गए हैं, 200 लोग गए हैं, और अगर मान के चले 150 लोगों ने वोट किया है, ये प्रेजेंट है और ये वोट किए हैं, तो 150 का हाफ कितना होगा, 75 + 1 76 मेंबर अगर हाँ बोल दिए तो ये काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब अभी इसको डिस्कस करते जाएंगे कि मेजॉरिटी होती क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सवाल आ जाता है यहाँ पे कि सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है। तो सिंपल मेजॉरिटी का यूज क्या होता है, इसको समझाने के लिए हम एक आर्टिकल का एग्जाम्पल देते हैं। आर्टिकल 100 कहता क्या है। आर्टिकल 100 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि, फिर से बताते हैं, आर्टिकल 100 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है, आर डिटरमिन्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, present and voting, except provided in the constitution, इसका क्या मतलब बना, इसका ए मतलब बना, आर्टिकल 100 ये कहता है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पार्लियामेंट के स्टार्टिंग सेशन में, पार्लियामेंट अगर चलता है तो हमेशा हर दिन, तो वो क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाएगा या डील किया जाएगा वो होगा सिंपल मेजॉरिटी। तो ऑल द क्वेश्चंस आर डिटरमिन्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक्सेप्ट उन प्रोविजन को छोड़ करके जो सिंपल मेजॉरिटी से सॉल्व नहीं होते हैं या डील नहीं किए जाते हैं, उन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे बात सिंपल मेजॉरिटी से डील होता है। ये कहता है कौन, आर्टिकल 100। अब सवाल आता है ये कहाँ कहाँ होगा, ये दोनों हाउस में होगा, यानी सारे क्वेश्चन डिसाइड कहाँ पे, ऑल द क्वेश्चंस आर डिसाइडेड कहाँ पे,
ईदर ऑफ द हाउस, ईदर या तो लोकसभा में या राज्यसभा, पहला यहाँ पे होगा। इस केस में अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी क्वेश्चन अगर डिसाइड हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको छोड़ करके, तो जो स्पेसिफिक मेंशन है किसी की उसको छोड़ करके, तो सारे क्या हो जाएंगे, वो सिंपल मेजॉरिटी से यानी उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन डिसाइड होगा। दूसरा क्या होगा, अगर ज्वाइंट सीटिंग हुआ है, ज्वाइंट सीटिंग अगर होता है तो ज्वाइंट सीटिंग में जो क्वेश्चन को डिटरमिन होता है या उसे सॉल्व किया जाता है वो भी ज्वाइंट सीटिंग से होता है, सॉरी वो भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अच्छा, ज्वाइंट सीटिंग होता क्या है, ज्वाइंट सीटिंग तब होता है जब जैसे लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पे चर्चा करें मिल करके, यदि कोई बिल पास नहीं हुआ, डेडलॉक की कंडीशन में चला गया है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउस को एक साथ बुलाते हैं और बिल के मामले पे सॉल्व करते हैं या उसे पास करते हैं या उसका रास्ता निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग होने के 3 कंडीशन बनते हैं जब कोई बिल डेडलॉक हो जाता है। बिल डेडलॉक हो जाता है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर कोई लोकसभा ने बिल पास कर दिया और राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा ने क्या किया, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, नंबर 1। दूसरा बात क्या है कि राज्यसभा ने उसे कुछ अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट करने के बाद उसे लोकसभा माना नहीं, तीसरा यदि लोकसभा ने राज्यसभा के पास बिल भेजा और राज्यसभा चुपचाप लगा दिया, 6 महीना तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इन सिचुएशन में क्या माना जाता है, बिल को डेडलॉक माना जाता है। वैसे पास करवाने के लिए क्या होता है, ज्वाइंट सीटिंग के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है या पास करवाया जाता है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, तो सिंपल मेजॉरिटी का कोई भी क्वेश्चन जिससे डिसाइड हो तो सिंपल मेजॉरिटी से आए दिन। तो एक प्रकार का लोकसभा का बेसिक रूल हम कह सकते हैं, सॉरी सिर्फ लोकसभा का नहीं, पार्लियामेंट का एक बेसिक रूल है कि किसी क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए पहले क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो जैसे मैंने ज्वाइंट सीटिंग बताया, इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। ज्वाइंट सीटिंग कब होगा, जब बिल डेडलॉक हो जाए, तो वो तीनों कंडीशन तो बता दिए क्या होगा नहीं होगा। अब सवाल आता है कि सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता कहाँ कहाँ है, सिंपल मेजॉरिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल तो भी हम बता दिए कि अगर ज्वाइंट सीटिंग हो तो वहाँ पे, और ऐसे बहुत जगह सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है। जैसे हम बताते चले जाते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है सिंपल मेजॉरिटी का। तो सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ कहाँ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएं कि पहला पासिंग ऑफ बिल्स, अगर किसी बिल को पास करना हो, कौन सा, पासिंग ऑफ बिल्स, यदि वो मनी बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। दूसरा, यदि वो फाइनेंशियल बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, या यदि वो ऑर्डिनरी बिल है तो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। दूसरा, पासिंग ऑफ मोशन पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है। कौन कौन सा मोशन हो सकता है, देखते चले जाएंगे यहाँ पे। पहला है कॉन्फिडेंस मोशन, अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी। तीसरा, सेंसोर मोशन अगर पास करवाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी। चौथा, एडजर्नमेंट मोशन पास करवाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी। पांचवा, मोशन ऑफ थैंक्स, बजट के बाद जो होता है, मोशन ऑफ थैंक्स पास करवाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी। इन सब जगह पे सिंपल मेजॉरिटी का नीड होता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है, इसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है कहाँ कहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी की बात करते हैं, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। तो एक होता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है आर्टिकल 356 कि इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। या तीसरा होता है आर्टिकल 360 इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखते हैं इन दोनों इमरजेंसी को लगाने के लिए, फिर से बताते हैं, इन दोनों इमरजेंसी आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के थ्रू जो इमरजेंसी लगती है, इन दोनों को प्रोक्लेम करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है। सिंपल मेजॉरिटी के लिए प्रोक्लेम करने, टू प्रोक्लेम हम कहेंगे, टू प्रोक्लेम करने के लिए, टू प्रोक्लेम करने के लिए इन यानी स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए जो
प्रोविजन यू चाहिए, वो क्या है, सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट रूल 1 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 2, ये हम कहेंगे स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है किसके, सिंपल मेजोरिटी से। स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360। तो ये जो इमरजेंसी दोनों के दोनों, फिर से बता रहे हैं, दोनों के इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए यानी लगाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जबकि आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, तो इसे डिसकंटिन्यू करने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए कौन सी इमरजेंसी, कौन सी प्रोविजन यानी मेजॉरिटी की होती है, तो जो जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हटाने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए, रिमूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है। सवाल आता है कि इन दोनों को हटाने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, प्रेसिडेंट जब चाहे तो हटा दे। तीनों प्रकार की इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है, प्रेसिडेंट। फिर से बताते हैं, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तीनों प्रकार की इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है, प्रेसिडेंट। अच्छा, तीनों प्रकार की इमरजेंसी को हटाता कौन है, प्रेसिडेंट। इसके हटाने के प्रोविजंस क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया है, हम इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दोनों को हटाने के प्रोविजन अभी जस्ट बताएं कि प्रेसिडेंट कभी भी इसको विड्रॉ या डिसेंट कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इसे लगाने के लिए क्या चाहिए, इन्हें लगाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इमरजेंसी के अलावा और कहाँ कहाँ इसका नीड होता है। अच्छा, ये बात बता रहे थे कि नेशनल इमरजेंसी को, फिर से बताएं, नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए यानी प्रोक्लेम करने के लिए यानी यूँ कहें प्रोक्लेम करने के लिए कौन सा चाहिए, कौन सा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, गुड। और इसे रिमूव करने के लिए यानी डिसकंटिन्यू करने के लिए या रिमूव करने लिखेंगे, रिमूव करने के लिए इसे कौन चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। एक बात समझना होगा कि जब नेशनल इमरजेंसी लग रहा हो तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउस में, ठीक, 1 महीने के अंदर। ये हम बता चुके हैं कब कैसे क्या होगा। और उसे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए या उसे हम विड्रॉ करने के लिए या हम कैसे डिसकंटिन्यू करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए मात्र सिंपल मेजॉरिटी, वो भी लोकसभा में, वो भी कहाँ, लोकसभा में। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों, लगाने समय दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी, हटाते हुए सिंपल मेजॉरिटी, वो भी लोकसभा में। इसका इसलिए क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो फंडामेंटल राइट का क्या होता है, सस्पेंशन होता है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है। दूसरी बात, इंटर स्टेट रिलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। और तीसरा बात, उसके अलावा जो विधानसभा और यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा के टेन्योर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इससे ज़्यादा नुकसान है। जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी से, स्टेट इमरजेंसी से फंडामेंटल राइट किसी का जाता नहीं है। हाँ, स्टेट इमरजेंसी से सरकार जाती है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं जाता है। इसलिए जब नेशनल इमरजेंसी को हटाने की बात हो तो सिंपल मेजॉरिटी की दिया गया। इसके 3 ग्राउंड है हटाने के, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के, आगे बढ़ाने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी की चाहिए। अब हम बात कर रहे थे और कहाँ कहाँ, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ स्पीकर। अच्छा, हम बात करते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में जो ऑफिसर जो होते हैं, तो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हम बात करते हैं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन ऑफिसर होते हैं इनका भी समझेंगे। पार्लियामेंट में जो ऑफिसर होते हैं, 2 प्रकार के हाउस होते हैं। पार्लियामेंट का 2 हाउस होता है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। इसके लोकसभा के ऑफिसर होता है, पहला कौन ऑफिसर होता है इसमें, एक होता है स्पीकर, वेरी गुड, और दूसरा होता है डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा में 2 प्रकार के ऑफिसर होते हैं, पहला होते हैं चेयरमैन जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन। दूसरा होता है चेयरमैन ही इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता है डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ये 2 होते हैं।
ठीक है। अब सवाल आता है इन दोनों स्पीकर का इलेक्शन, डिप्यूटी और स्पीकर का इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से। इलेक्शन क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी से, जबकि इनका जो रिमूवल होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी से। अभी हम चर्चा करेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है। फिर से बताते हैं, स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से, और इन दोनों को हटाने का जो काम होगा, रिमूवल होगा, वो इस यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इसी तरह से इस वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का, उनका जो इलेक्शन होगा वो उसके लिए आर्टिकल 66 में मेंशन किया गया है। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की नीड नहीं है, पर इन्हें हटाने के लिए इनका जो इलेक्शन है, ये इनका इलेक्शन के लिए आर्टिकल 66 दिया है, पर इनको हटाने के लिए रिमूवल के लिए दो प्रोसेस है। राज्यसभा में, अगर ये राज्यसभा में है तो क्या होगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी, और अगर लोकसभा में है तो ये सिंपल मेजॉरिटी, आर्टिकल 67। फिर से बताते हैं, आर्टिकल 66 से इनका इलेक्शन, आर्टिकल 67 से इनका रिमूवल। आर्टिकल 67 जब काम करेगा लोकसभा में तो सिंपल मेजॉरिटी लगेगा, आर्टिकल 67 जब काम करेगा राज्यसभा में तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी। लेकिन इनकी हटाने के प्रोसेस राज्यसभा में जब होगा तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही पहले होगा, और लोकसभा सिर्फ इसको कंसीडर करेगा, इसलिए उसको सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा, डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जो इलेक्शन होगा सिंपल मेजॉरिटी से। इलेक्शन जो होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से, इलेक्शन जो होगा ये इनका होगा सिंपल मेजॉरिटी से, और हटाने का काम, इनका रिमूवल जो होगा वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये समझें कि जो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो लोकसभा में दो ऑफिसर होते हैं, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा में दो होते हैं, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। इन दोनों का इलेक्शन जो होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा, और इन दोनों का जो रिमूवल होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इनका इलेक्शन जो होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा, और इनका रिमूवल होगा वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से। जबकि चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है आर्टिकल 66 में मेंशन किया गया। हटाने की प्रोसीजर है, यानी राज्यसभा में होगा तो इफेक्टिव मेजॉरिटी, और लोकसभा में अगर वही होगा तो सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ये आर्टिकल 67 में मेंशन किया गया है। तो जैसे हम बता रहे थे कि स्पीकर का इलेक्शन जो होगा उसके लिए आर्टिकल 93 मेंशन किया गया है सिंपल मेजॉरिटी से, या डिप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से, इनका भी क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी से। आर्टिकल इनका भी 93। तो 93 से, फिर से बताते हैं, गलत दे दी यहाँ पे इन दोनों का जो इलेक्शन जो होगा वो क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी से। ये तो लिख देते हैं, यानी इलेक्शन जो होगा वो आर्टिकल 93 में मेंशन किया गया दोनों के लिए, और हटाने का प्रोसेस जो किया है वो 94 में। याद रखना पड़ेगा, अगर आर्टिकल 93 से इनका अगर इलेक्शन हो रहा है तो आर्टिकल 94 से इनका रिमूवल होगा। हर जगह, हर केस में देखा गया है। यहाँ से डिप्यूटी चेयरमैन का अगर आर्टिकल 89 से यदि इनका इलेक्शन है तो आर्टिकल 90 से इनका क्या? रिमूवल है। हटाने के लिए किसी भी व्यक्ति को चाहे चेयरमैन हो, डिप्यूटी चेयरमैन हो, स्पीकर हो, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर हो, ये चारों ऑफिसर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी ही काम करता है। कौन सा? ए वाली मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, इन चारों को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी। लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के केस में थोड़ा सा ये है कि राज्यसभा में से इफेक्टिव मेजॉरिटी तो चाहिए, पर लोकसभा में से सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, आर्टिकल 67। पर उनका इलेक्शन जो होता है आर्टिकल 66 के तहत में मेंशन किया गया है, वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी का यूज कहाँ कहाँ और होता है। जैसे सिंपल मेजॉरिटी, जिसने मैंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन है, पार्लियामेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर डिसाइड हो, आगे फर्दर डिस्कशन हो, तो पहले सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी में हम बताएं प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द
of the members of house present and voting फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लोकसभा में, अगर हम बात करते हैं 543 सीट है, 543 मेंबर्स हैं। एक्चुअली में 545 था, अभी 2 का एंग्लो इंडियन का भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, इसे हटाया गया है। ठीक है, तो अभी कितने मेंबर हैं? अभी फिलहाल इतने मेंबर हैं। कितने एमपी यहाँ भी लोकसभा में कितने एमपी है? 543 अगर एमपी है मान लेते हैं। अगर प्रेजेंट किसी दिन अगर इन लोग जाते हैं, किसी दिन अगर प्रेजेंट इसमें होते हैं 310 और वोट करते हैं कितना, वोटिंग करते हैं कितना, 300 करते हैं, तो इसका मेजॉरिटी क्या बनेगा? 300 का हाफ प्लस 1 यानी 151 जो होगा यही बनेगा सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है सिंपल मेजॉरिटी का, कैसे ये प्रोसेस काम करेगा कैसे नहीं। बात करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। जैसे हम बता रहे थे इफेक्टिव मेजॉरिटी में कि जैसे लोकसभा में कितनी सीट है हम समझते हैं, लोकसभा में 543 सीट है, गुड, और राज्यसभा में कितना सीट है हम ये मानते हैं अभी 245 है। अगर लोकसभा में इलेक्शन हुआ और किसी कारणवश मान लेते हैं 13 सीट पे इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो टोटल कितने हुआ? 530 पे इलेक्शन हुआ। फिर से आते हैं, अगर लोकसभा में 540 सीट्स है, इलेक्शन हुआ लेकिन 13 सीट्स वैकेंट रह गया, यानी 13 सीट का इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो वैकेंट कितना रह गया? मान लेते हैं वैकेंट्स रह गया कितना? 13 सीट्स अगर वैकेंट्स रह गए, वैकेंट्स अगर 13 रह गए, तो टोटल एमपी कितने बनेंगे? अभी बनेंगे कितना? 530 बनेंगे। अब 530 का जो मेजॉरिटी बनेगा कितना बनेगा? इसका अगर 530 को 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 6 265 यानी 266। तो 266 जो मेजॉरिटी बनेगी यही होगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। उस तरह से अगर हम राज्यसभा को मान लेते हैं, अगर राज्यसभा में अगर 245 मेंबर है, ठीक है, अगर 245 मेंबर है तो 245 है, अगर मान लेते हैं इसकी 5 सीट वैकेंट रह गई, वैकेंट कितना हो गई? 5 सीट इसमें वैकेंट रह गया, 5 यदि वैकेंट रह गया तो टोटल एमपी इसमें कितने हो जाएंगे? भी 240 होंगे। तो 240 का हाफ कितना होगा? 120 प्लस 1 121 इसकी मेजॉरिटी बनेगी। इसकी मेजॉरिटी कितनी बनेगी? 121 बनेगी। तो ये है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसी मेजॉरिटी से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाया जाता है। लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए आर्टिकल 94, फिर से बताते हैं, लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए आर्टिकल 94, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए आर्टिकल 94, वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से। उन्हें चुनने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 93, उन्हें इलेक्ट करने के लिए आर्टिकल 93, यानी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 93 में मेंशन किया गया है। उन्हें हटाने के लिए आर्टिकल 94 में मेंशन किया गया, वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से। ठीक है, जबकि राज्यसभा के चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन के लिए यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की बात नहीं कहेगी, उनका इलेक्शन अलग प्रोसेस होता है, पीआर सिस्टम से होता है, वो आर्टिकल 66 में, जबकि उन्हें हटाने के लिए आर्टिकल 67 में। लेकिन 67 दो तरह से काम करेगा, जब वो राज्यसभा में लगेगा तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के रूप में काम करेगा ये वाला, और जब वो लोकसभा में जाएगा तो सिर्फ कंसीडर होगा वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। जबकि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए यानी आर्टिकल 90 के थ्रू हटाने के लिए उनके लिए जो प्रोविजंस है वो कौन सा है? आर्टिकल 90 वो इफेक्टिव मेजॉरिटी, जबकि उनका इलेक्शन आर्टिकल 89 के थ्रू क्या हो? सिंपल मेजॉरिटी। तो ये इसकी अभी बता रहे थे। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीट वैकेंट हो ना हो। अब यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीट है ये देखेंगे। अगर ये पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में 2 घर है, एक घर है लोकसभा और एक घर है राज्यसभा। ठीक है, एक घर लोकसभा एक घर राज्यसभा। अगर इसके पूरा मेंबर कितना है? 543,
इसके पूरे मेंबर अगर हम 543 माने तो इसका जो मेजॉरिटी बनेगा वो कितना बनेगा, 543 को 2 से डिवाइड कर देंगे +1, तो ये 272 बनेगा लगभग, ठीक है, ये 272 बनेगा, 27 में 54, ठीक है, इतना बनेगा। अगर राज्यसभा की टोटल मेंबर कितना है, अगर 245 है, 245 है, तो इसकी मेजॉरिटी कितनी बनेगी, 245/2 + 1 बनेगा, यानी कितना हो जाएगा इसमें, 12 2 123 बनेगा। कितना बनेगा, 123। तो 123 MP चाहिए ही चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए यहाँ पे, और 272। हालांकि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर इसका काम कहाँ पे आता है, गवर्नमेंट बनाने के लिए। कहाँ, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे अभी हम बात करते हैं, इस बार जो सरकार बनी बीजेपी के पास, तो बीजेपी के पास कितनी सीट थी, 240, उनको और कितना चाहिए था सरकार बनाने के, 33, यानी 273 मानते हैं तो 32 मानते हैं, 272 तो कितना मानते हैं, 32। तो अब ये 32 कहाँ से आया उनको, वो अलायंस करके बनाया, जैसे नीतीश कुमार से, यानी JDU से, चंद्रबाबू नायडू से, इन्होंने अलायंस करके बनाया, इससे भी अलायंस गवर्नमेंट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट बनाने की जो प्रोसेस चाहिए वो क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। चाहे वो असेंबली में प्रूव करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, किसी भी असेंबली में हो, अगर फॉर एग्जांपल किसी असेंबली के पास अगर 280 सीट है, 280 सीट है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 + 1, इतना मेंबर तो चाहिए 141, तभी उसका सरकार बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी को हम डिस्कस करते हैं, इसके हम 4 कैटेगरी में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम सारे मेजॉरिटी के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम स्पेशल मेजॉरिटी को भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम बता रहे थे कि अब स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में, स्पेशल मेजॉरिटी को हम पहले 3 वे में कैटेगराइज करते हैं, फिर हम चौथा बताएंगे। पहला क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसका यूज़ आर्टिकल 368 यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। आर्टिकल 124 यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेज और जस्टिस को हटाने के लिए आर्टिकल 124 का इस्तेमाल स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है। नहीं, अगर जजेस को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, जजेस को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, हाई कोर्ट के जजेज एंड जस्टिस को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाने के लिए आर्टिकल 148 के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 324 में, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए आर्टिकल 243 के में मेंशन किया गया है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट कह सकते हैं, इम्पीचमेंट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट कौन था, स्पेशल मेजॉरिटी। ये स्पेशल मेजॉरिटी इस स्पेशल मेजॉरिटी से अलग है। राज्यसभा में ये वाला सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी नहीं होता है, ये वाला स्पेशल मेजॉरिटी सिर्फ कहाँ होता है, राज्यसभा में ही होता है। यहाँ पे 2/3 ध्यान रखना का प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब है, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग में। यहाँ पे आर्टिकल 312 और 249 का इस्तेमाल होता है। 312 का कहने का मतलब है कि ऑल इंडिया सर्विस से और भी कुछ और पोस्ट बनाना हो तो स्टेट की तरफ से, बिहार की तरफ से राज्यसभा ही रिकमेंड करेगा, तभी वो ऐसा बनाया जाएगा वैसा और सर्विस। और अगर स्टेट लिस्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट कुछ कानून बनाना चाहती हो तो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा ही रिकमेंड करेगा, तब जाके इस पर कानून बना सकता है नॉर्मल सिचुएशन में भी। तो हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता क्या है। यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस यानी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्या मतलब होता है, अभी हम इसका मतलब देखेंगे। बात हम इस मेजॉरिटी की करते हैं तो इसका कुछ मीनिंग समझते हैं, मीनिंग ऑफ, लेकिन इसको पहले हम समझाने से पहले मीनिंग समझाते हैं। मीनिंग ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मीनिंग ऑफ द मेजॉरिटी of the total strength, total strength
and majority of the and 2/3 members present and voting, present and voting। इसका मतलब अभी हम समझाएंगे, पहले होता क्या है फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब समझने की मीनिंग ऑफ द क्या, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एक एंड पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका क्या मतलब होता है, हम इसको समझाने के लिए यहाँ पे समझाते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे क्या होता है, इसको मीनिंग ऑफ ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्या होता है नहीं होता है। तो फिर से समझाते हैं, जैसे बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, पहला पार्ट ए पार्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है तो इसकी मेजॉरिटी कितनी बनेगी। लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं तो इसकी मेजॉरिटी बनेगी कितना, इसका आधा +1, 543/2 + 1 यानी 272 मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए। ये हुआ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। राज्यसभा में अगर कितना सीट है, 245 सीट है, टोटल में भी कितने हैं, 245 है। तो इसकी जो मेजॉरिटी बनेगी कितनी बनेगी, इसकी जो मेजॉरिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, ये पार्ट 1 है, इसके अंदर ये कितना बनेगी, 245/2 + 1 यानी 123 मेंबर। इसमें अगर हाँ बोलेंगे तभी वो काम होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हो गया मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस, दोनों हाउस का, लोकसभा और राज्यसभा का। सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस बोलते मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, अब बताते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स पर 2/3, आई एम सॉरी 2/3 सेकेंड पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या होता है ये हम फिर से समझाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि लोकसभा में कितना सीट है, 543, दो हम गलती से बोलते हैं, और राज्यसभा में कितना है, 245। तो अगर किसी दिन इसमें टोटल यानी कितना है, टोटल मेंबर कितना है, 543। किसी दिन मेंबर्स कितने प्रेजेंट हुए हैं, प्रेजेंट मान लेते हैं 310 गए हैं, और वोटिंग कितने किए हैं, वोटिंग किए हैं 300। तो इसकी मेजॉरिटी कितनी बनेगी, इसकी जो मेजॉरिटी बनेगी कितनी की बनेगी, 2/3 × 300, अगर कट जाएगा तो 100, तो 200 कम से कम इसमें हाँ 200 मेंबर हाँ बोलेंगे तभी यहाँ ये काम होगा। ये इसका हुआ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट कितना है, 310। वोट कितने लोग किए हैं, 10 लोग ने किए हैं, तो कितने 300 के, तो 300 का ही क्या निकालेंगे, 2/3 + 1 मतलब यानी 201 तो चाहिए यहाँ पे। राज्यसभा में केस में क्या दिया गया है, एक सेम चीज मानेंगे। अब इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर 245 है, यहाँ लिखते हैं टोटल मेंबर कितना है, 245। अगर किसी दिन इसमें प्रेजेंट कितने हुए हैं, मान लेते हैं कि 200, हम ये मानते हैं 220 लोग गए हैं, ठीक है, और वोटिंग कितने किए हैं, 210 लोग किए हैं। तो इसकी मेजॉरिटी कितनी की बनेगी, मेजॉरिटी इसमें कितनी बनेगी, इसका निकालेंगे 2/3 × 210 + 1 कर देंगे, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 70 दूनी 40 यानी 140 + 1, तो 141 मेंबर बनेगा इसका मेजॉरिटी। फिर से बताते हैं 141, अगर हम कैलकुलेशन गलत ना करें तो वही बनेगा, ठीक है। चेक करते हैं 7 या 21, हाँ ठीक है, इतना मेंबर इसकी मेजॉरिटी बनेगी। क्या मतलब हुआ, अब मतलब हम समझाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर, फिर से हम बताते हैं कि अगर कोई बिल लाना हो और वो बिल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अगर पास करना हो या किसी जज को हटाना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर इस जज को हटाना हो, किसी सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना हो,
तो सुप्रीम कोर्ट को जज के ऊपर अगर हटाना हो तो जो मेजॉरिटी चाहिए वो क्या होगा, अगर जिस हाउस में हटाने का रेजुलेशन आया है, अगर लोकसभा में आता है तो पहले 100 मेंबर क्या करेंगे, उसे एक स्पीकर को नोटिस देंगे कि हमें इस जजेस को हटाना है। स्पीकर यदि हाँ बोलेगा तो इंक्वायरी बैठेगी, 3 मेंबर की इंक्वायरी बैठेगी, हाई लेवल की कमेटी यानी इंक्वायरी बैठेगी। कमेटी ने अगर रिपोर्ट पाएगा कि हाँ अब जज को हटाना है, सही है तरीका, तो उसे हटाने का काम प्रोसेस शुरू होगा। तो फिर क्या होगा कि उसकी इंक्वायरी बाद वो यानी जो पहले जिस हाउस में है वहाँ से फिर उसको स्पेशल मेजॉरिटी से उसको इम्पीच किया जाएगा। अब इसका कैसे क्या मतलब बनेगा, मतलब ये बनेगा कि अगर लोकसभा के केस में है ये, अगर लोकसभा के मेंबर्स ने चाहा कि हमें जजेस को हटाना है तो 100 मेंबर पहले क्या कहेंगे, 100 मेंबर्स यानी 100 एमपी, कम से कम मिनिमम 100 एमपी नोटिस देंगे स्पीकर को कि हमें एक जज को हटाना है। स्पीकर अगर हाँ बोल देता है, 100 मेंबर पहले क्या करेंगे, नोटिस देंगे, हटाना है किसको, स्पीकर को। अब स्पीकर की मर्जी है वो हाँ बोले या ना बोले। अगर यस कहेगा कि हाँ रेजुलेशन पास कर दिया, हटाना है, तो वो क्या करेंगे, एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी या इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो बोलेंगे, या इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी। इस कमेटी में जजेस ही होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, ये कमेटी बैठेगी, इसमें नॉर्मली जज ही होते हैं। अगर ये कमेटी ने पाया कि हाँ सारा ग्राउंड सही है तो आगे बात होगा, नहीं तो नहीं। अब अगर ये बोला कि हाँ होगा तो अब दोनों हाउस से, अब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी की नीड होगी। किसे, अब लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और राज्यसभा यहाँ पे दोनों जगह पे क्या होगा, ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए जिसकी हम बात करें। तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगा, पहले केस में क्या होगा, अगर जिस दिन हटाने की बात हुई है, अगर उस दिन अगर वो वही बात हो गया, अगर उन लोग 543 मेंबर में से 310 गए हैं, ठीक है, 310 गए हैं और 300 ने वोटिंग किया हो तो मेजॉरिटी कितना बनेगा, 1 यहाँ 2/3 + 1, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे मेजॉरिटी फिर से बताते हैं। लोकसभा में अगर ये पास करना हो तो कैसे होगा, तो लोकसभा में अगर पास करना हो तो हम बता रहे थे जैसे कि टोटल मेंबर लोकसभा के कितना होगा, जैसे यहाँ की अगर बात करते हैं टोटल मेंबर कितना होगा, टोटल मेंबर यहाँ पे लोकसभा में कितना है 543, जैसा हम बताए हैं। प्रेजेंट उस दिन हुए हैं कितना 310, वोटिंग कितना किए हैं 300 किए हैं, तो इसकी मेजॉरिटी कितनी बनेगी, मेजॉरिटी बनेगी 300 का 2/3 यदि निकालते हैं तो 200 + 1, 201 मेंबर ने यदि हाँ बोल दिया तो पहला वाला काम तो हो गया, लेकिन सेकेंड काम फिर से चाहिए। एक तो इतना वोट चाहिए, जब सेकेंड बार फिर क्या चाहिए, कम से कम इतना लोग यदि हाँ बोलेंगे तो ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड वाला यानी फर्स्ट में जो सेकेंड क्या चाहिए कि टोटल हाउस का आधा यानी 272 मेंबर फिर से उस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, तब जाके ये जज हटेगा। वो यहाँ से होगा। राज्यसभा में सेम प्रोसेस होगा। राज्यसभा में अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर वो 245 मेंबर्स हैं और प्रेजेंट कितने हैं, टोटल मेंबर है ये प्रेजेंट है, इसमें जैसे बताएं तो 220, वोटिंग किए कितना 210, तो मेजॉरिटी इसमें कितना बनेगा 210 का 2/3, तो 141 अगर मेंबर अगर हाँ यहाँ बोल दिए तो पहला केस हो गया। सेकेंड बार फिर से मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया, हाँ ठीक है 141 यहाँ पे, उसके बाद 123 फिर चाहिए सेकेंड केस में, तब जाके वो जज इम्पीच होगा और हटेगा। ये है स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब। लेकिन हम इसका स्पेशल मेजॉरिटी के मैथमेटिक्स आंकड़े से ही समझना पड़ेगा। जैसे एक अभी तो नहीं, एक घटना है 1990 के आसपास की बात है। 1990 में वी रामास्वामी एक जस्टिस थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, उसके पहले थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। जब वो जस्टिस थे तो उन्होंने कुछ अपने यानी पोस्ट का मिसयूज किया था, जैसा उन पे चार्जेस लगा था कि उन्होंने फंड को इनएप्रोप्रिएट तरीक़े से इस्तेमाल किया था। उन्हें हटाने की इनकैपेसिटी और बोला गया है कि इनकैपेसिटी या फिर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस ग्राउंड पे हटाया जाता है। तो उन्हें इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के लिए उन्हें हटाया जाता है जो नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो उन्हें जिस ग्राउंड पे हटाया जा रहा था तो क्या हुआ कि लोकसभा में स्पीकर को लिख के दिया 100 लोगों ने, 100 लगभग 8 लोगों ने लिख के दिया
फिगर मुझे फैक्ट्स पता नहीं है, तो उतने लोगों ने लिख के दिया, वहाँ से रेजोल्यूशन पास हो गया। फिर जो स्पेशल मेजॉरिटी पहला वाला केस में था वो पास हो गया, राज्यसभा में ऑलरेडी पास हो गया था, तो लोकसभा में जब उसे उन्हें हटाने की प्रोविजन आई बारी, तो जो कांग्रेस के मेंबर थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यानी इंक्वायरी नहीं सही पाया, कमीशन ने बोला कि हाँ हटा दो, रजिस्ट्रेशन भी पास हो गया, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से एक बार पास भी हो गया, एक फर्स्ट वाला केस में, सेकेंड वाला केस में पास नहीं हुआ, तो इस तरह से वो जज हटे नहीं। तो कहते इसीलिए कहा जाता है कि जज को, जस्टिस को, या फिर कैग को, या इलेक्शन कमीशन को, इन सबको हटाना बड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि जो प्रोविज़न दिया गया वो है स्पेशल मेजॉरिटी का है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से अगर हम देखा जाए तो जो लोग हटते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जजेज ऑफ हाई कोर्ट है, उसके बाद है कैग है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, और ये सभी को हटाने का जो प्रोविज़न है वो स्पेशल यानी मेजॉरिटी से दिया गया है। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करते हैं, हाँ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है दो प्रकार के, हम इसको समझते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। अगर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये दो तरीके से, अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी वाला जो अमेंडमेंट होता है उसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इस पर एक वीडियो बन सकता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम सिंपल बताते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसके लिए जो आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट होता है उसी को ही अमेंडमेंट माना जाता है। फिर से बताते हैं, आर्टिकल 368 से जो अमेंडमेंट होता है उसी को अमेंडमेंट माना जाता है, बाकी को नहीं माना जाता है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से, पहला अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है तो ये भी स्पेशल मेजॉरिटी लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल स्पेशल मेजॉरिटी मतलब वही टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 और प्लस नहीं एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। दूसरा केस में भी यहाँ भी स्पेशल मेजॉरिटी लगेगा, स्पेशल मेजॉरिटी तो लगेगा यहाँ पे, स्पेशल मेजॉरिटी तो लगेगा दोनों किस में। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, अब हम समझाते हैं। यहाँ पे जो स्पेशल मेजॉरिटी होगा वो लिखते हैं स्ट्रेंथ टोटल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल members of house A provision house B and 2/3 members present and voting, ये यानी जो भी हम समझा रहे थे सो प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर किसी का नहीं होता है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, दोबारा फिर से इस पर वीडियो बनाएंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे फिर बनाते रहेंगे। अगर ये वाला कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे सेम जो फर्स्ट भी ए लगेगा सो ए जितना पार्ट लगा सो, यानी यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे सेकेंड में कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ हाउसेस ए प्लस बी में क्या चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा एंड 50% प्लस 1 स्टेट्स नॉट यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन वो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से मान लेंगे इनका, बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब हम मतलब समझाते हैं दोनों का क्या मतलब हुआ। ये वाला मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में होगा, ये वाला भी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में होगा। इन दोनों से अगर अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, गुड। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से अगर कुछ चेंज होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 368 इन दोनों प्रकार के अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करता है।
अब हम अंतर दोनों में समझाते हैं। ये मेजॉरिटी यानी इस प्रकार का अमेंडमेंट तब होता है जब फेडरल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन इस प्रकार का अमेंडमेंट तभी होता है जब फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी जो कानून लाया गया है, इस प्रकार के पहले स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास किया गया ये दोनों ग्राउंड पे, उसके बाद 50% यानी आधा स्टेट, इंडिया में जितना अगर मानते 28 स्टेट है तो हाफ, 30 है तो 15, अगर 28 हो तो 14 + 1 15 स्टेट से मर्जी ली गई, उनकी रेटिफिकेशन करवाया गया, तब जाके जीएसटी। दूसरा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं 73 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 73rd एंड 74 दोनों अमेंडमेंट, जो ये दोनों अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, ठीक है। 73 एंड 74 अमेंडमेंट जो हुआ, ये जो लोकल गवर्नमेंट की प्रोविजन है, ये दोनों अमेंडमेंट जो पास हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस मेजॉरिटी से। क्यों? लोकल गवर्नमेंट तो सारे स्टेट में है, तो सेंटर और स्टेट मतलब जहाँ पे स्टेट के हम ये सकते हैं कि यह कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता हो या उस पर इफेक्ट पड़ता हो, वहाँ पे ये वाली मेजॉरिटी चाहिए। जैसे अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर आ जाता है तो उसको भी इसी मेजॉरिटी से नीड पड़ेगा, क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो फेडरलिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे फेडरल, फिर से हम लिखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को अगर वो इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर कुछ ना कुछ उस पर असर पड़ता है, तो हमें ये वाली अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, इस मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इस मेजॉरिटी से नहीं। इस मेजॉरिटी से बाकी अमेंडमेंट तो किए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन इस मेजॉरिटी से इसके अमेंडमेंट के एग्जांपल ये है। अब कुछ भी अमेंडमेंट ले लेते हैं, इसमें 28 अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, कुछ भी अमेंडमेंट हो तो हम इसी मेजॉरिटी से किया गया है। इस अमेंडमेंट का खास एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जो होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या होती है। अब हम एक और बात किया था, स्पेशल मेजॉरिटी हम जिससे बताए थे कि राज्यसभा के केस में, वो सिर्फ राज्यसभा के केस में क्यों होता है, जैसे वहाँ पे हम बताते हैं, जैसे अगर ऑल इंडिया सर्विस है, हम बता दें। अब हम जो एक और टाइप का स्पेशल मेजॉरिटी था वो राज्यसभा में, सिर्फ ये भी स्पेशल मेजॉरिटी एक राज्यसभा में कंसिडर किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी ये बताए थे सिर्फ राज्यसभा के केस में। एक इसको समझने के लिए हम 2 आर्टिकल बताए थे, एक आर्टिकल है 312 और एक आर्टिकल है 249। 312 एक आता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऑल इंडिया सर्विस जैसे और प्रोविजंस यानी बना सकता है, और या उसके जैसे और सर्विसेज को यानी वो इस्टेब्लिश कर सकता है। उसके लिए क्या होगा, राज्यसभा में, फिर से बताते हैं, राज्यसभा में 2/3, सिर्फ राज्यसभा में, ओनली राज्यसभा में 2/3 मेंबर्स जो होंगे इसके प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर से बताते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग से उस रेजोल्यूशन को पास कर देंगे, तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट कानून बना सकती है, या उस पर वैसा। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है नॉर्मली स्टेट लिस्ट से, अगर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है स्टेट लिस्ट में, अगर पार्लियामेंट चाहे किसी स्टेट लिस्ट में कानून बनाना और वो भी देश के हित के लिए हो, तो आर्टिकल 249 एम्पावर करता है राज्यसभा को, आर्टिकल 249 एम्पावर करता है राज्यसभा को कि स्टेट लिस्ट वाले मामले में कानून बनाने के लिए रिकमेंडेशन दे देगा। जब तक राज्यसभा रिकमेंड नहीं करेगा तब तक पार्लियामेंट यानी लोकसभा उस पर कुछ कदम नहीं उठा पाएगा। अगर राज्यसभा रिकमेंड करता है आर्टिकल 249 का इस्तेमाल करते, तो आर्टिकल 249 किसको एम्पावर करता है, राज्यसभा को, और आर्टिकल 312 किसको एम्पावर करता है, राज्यसभा को। तो आर्टिकल 249 पावर देता है राज्यसभा को, वो कहता है, रेकमेंड करता है कि स्टेट लिस्ट वाला में इस मामले पे कानून अब बना सकते हैं, तो जाके पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर राज्यसभा ऐसा करते हैं तो नेशन के हित के लिए, तो उस समय हम कह सकते हैं एक प्रकार का यूनिटरी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो भी विदाउट अमेंडमेंट। हालांकि वो इमरजेंसी वाला प्रोविजन होता है ज़्यादातर,
तो हम कह सकते हैं कि यूनिटरी की तरह काम करता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी ये आर्टिकल 249 काम करता है। इमरजेंसी में तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग तो सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में आर्टिकल 249 काम करता है, लेकिन उसी विषय पे जिस पे राज्यसभा कंसीडर करता है उस पर कानून बना सकते हैं। तो ये रहा जो मेरा डिस्कशन था टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इसमें सारे कुछ मैंने बताए हैं। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहा होगा, इसके अंदर कोई भी अगर डाउट रहा होगा, तो हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताएं कि इसमें टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में कहाँ दिक्कत रह गया, कहाँ नहीं। आई होप कि ये वीडियो में भी आई थिंक फ्रूटफुल होगा उन बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, इफ वॉच माई वीडियो, I just do request, and I do, it's my humble request from all of you, if you just feel any kind of word of short out or anything lacking, then please let me know through your comment. Okay, I'll be happy to let you know in the next session and the coming next video. Okay, so meanwhile stay with us. Thank you, bye bye, take care.